नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के शहरी विधानसभा में खड़े हैं और यह बेला इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है। यहाँ पर है सो कई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। जो चौचक बहस आप टीवी पर डिबेट देखते होंगे, जहाँ हिंदुस्तान मुसलमान की बहस होती होगी, उस बहस से अलग निकल के हम लोग आए हैं ज़मीन पर। ज़मीन पर लोग क्या सोचते हैं। इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दों पर आधारित चुनाव है। इन मुद्दों पर आधारित चुनाव में कौन किस पर भरोसा कर रहा है, कौन बाजी मार कर जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। और उन मुद्दों पर जो लोग वादा कर रहे हैं वो कितना तथ्यात्मक है, कितना ज़मीनी स्तर पर उतरने वाला है, यह सब एक सोचने की बात है। इन्हीं सब चीज़ के बीच में हमारे पास कई अतिथि बैठे हुए हैं। आइए इनसे हम कुछ चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डी पीपल वॉइस पर। आपका नाम क्या होगा? प्रदीप कुमार मिश्रा। प्रदीप जी, अभी के समय में चुनाव आता है तो कहा जाता है कि जब चुनाव आए लोग अपने मुद्दों को लेके आते हैं, आपका भविष्य एकदम सुनहरा दिखाई देने लगता है। चुनाव खत्म हो जाता है, लोग अपने बिलों में दुबक जाते हैं। इससे कितना सहमत है आप? यहाँ तो सिर्फ जो है आपको इलेक्शन में नेता लोग दिखाई देते हैं। जी। इलेक्शन के बाद बेला का रास्ता ही भूल जाते हैं कि किधर से आना है किसी के दूरा दरवाजे पे। हम कुछ समय पहले आए थे, यहाँ पूरा पानी लगा हुआ था बारिश के समय। बिल्कुल पानी लगा हुआ था, अभी भी है ही है। आगे पीछे देखिए पूरा पानी लगा हुआ है। जी। ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ चुनाव का माहौल होते हैं, वैसा ही नेता लोग आते हैं। जैसे पक्ष है विपक्ष है, दो कहा जाता है। पक्ष में जो चुनाव जीत कर गए उनको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेवारी होती है। विपक्ष का काम होता है कि उस मुद्दों को लेकर सवाल पूछे सत्ता से। क्या यहाँ जो पक्ष की बात तो हमने देख ही ली कि भाई पानी लगा हुआ था, विपक्ष के लोगों ने आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई है आवाज़। विपक्ष में कौन है यहाँ पर है शहर से अभी विजेंद्र कुमार चौधरी हैं। उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी थी कि भाई पानी लगा हुआ है, आप क्यों नहीं साफ करवा रहे हैं, क्यों नहीं पानी निकलवा रहे हैं? इस तरह का कोई आंदोलन किया था? आंदोलन तो नहीं हुआ था, जैसे ही घूमते घूमते आते थे, बताते थे कि हाँ हमारा जो सरकार आएगी पानी नहीं लगेगा, ये नहीं लगा, वैसे वैसे बोलते थे। अच्छा, तो फिर से एक आश्वासन पूरा हुआ नहीं कि दूसरे आश्वासन के लिए नेताजी आने लगे। तो अब हम आते हैं अगले साथी की तरफ जो अपना कुछ अनुभव रखते हैं, इनसे कुछ जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। विजय कुमार चौधरी। क्या समस्या है मुजफ्फरपुर शहर की, जिसको लेकर आम जनता हमेशा उद्वेलित रहती है, समस्याओं को लेकर सत्ता से पूछती रहती है, सरकार से चाहती है कि ये समस्या इस बार नेताजी जीत कर जाएं तो दूर हो? क्या मुख्य समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नाला की है जी। और हम लोग नगर निगम में आज नहीं विगत 20 वर्षों से हैं। जी। लेकिन ठीक है, चौकचरा मिठनपुरा तक आया होगा, लेकिन अगर हम लोग घर बगल आज तक जो है सो किसी प्रकार का पाइपलाइन नहीं बिछाया गया, जिससे कि पानी का सुविधा हम लोग को पानी तो आप लोग को ऐसे ही मिलता है। हाँ, वो तो बरसात का पानी आता है जो कि निकल नहीं पाता है। वो पानी तो हमेशा झेलना ही झेलना है, जो कि आप लोग कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, चारों तरफ पानी लगा हुआ है। और जो नगर निगम से आना चाहिए या जो नेता लोग के अथी से आता है, फंड से आता है, विधायक फंड से आता है, कोई ऐसा खास हुआ नहीं है। लेकिन मिला जुला के चल रहा है। अब विशेष क्या कहें। कुछ लोग कहते हैं कि नगर निगम पर विजेंद्र चौधरी का कब्जा है, आप इससे कितना सहमत हैं? हाँ, ये तो सहमत हैं जी। हाँ, सहमत है। तो अगर नगर निगम के काम नहीं हुआ तो इसका ठिकरा किसके सर पर फूटेगा, सुरेश शर्मा जी पर या विजेंद्र चौधरी पर? देखिए, विजेंद्र चौधरी पर ठीक फूटेगा, लेकिन कहीं नहीं कि सुरेश शर्मा भी जिम्मेवार है। वो जो है सो चूँकि विधायक रह चुके हैं, नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं, आखिर उनका ऐसा पकड़ क्यों बना, इनका पकड़ क्यों नहीं हुआ, ये उनको ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो राजनीति में है सो सिर्फ आप मृदुल स्वभाव के ही हो जाए तो काम नहीं चलेगा। आपको सत्ता को चलाने के लिए मजबूत पकड़ और प्रशासनिक लोगों से काम करवाने का जज्बा, वो शक्ति होना चाहिए, नहीं तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। अभी हमारे बीच में और भी कई लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ देखते हैं इस नगर विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनमें क्या कमियां हैं, और अगले विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनसे है सो क्या उम्मीदें रखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्या कुछ लगता है कि इन 10 सालों में होना चाहिए था और नहीं हुआ, जिसको लेके है सो फिर से जो चुनाव हो रहा है उसमें आप उम्मीद करेंगे? पहली बात तो है कि इस शहर में हमको लगता है, जहाँ तक हमको याद है 15-20 साल में पहली बार शहर में विधायक प्लस मंत्री का दर्जा एक व्यक्ति को मिला, और जिसमें बहुत सारे लोगों का उम्मीद था कि नगर विकास मंत्री होने के बाद यहाँ बहुत सारा काम होना था, जो कि नहीं हो पाया। यानी कि काम करने वाला व्यक्ति नहीं चुना गया। कहीं ना कहीं पब्लिक जनता का मिस्टेक है।
बस इसी पर अब पब्लिक भी लगी हुई है कि आगे फिर सत्ता परिवर्तन होना है। भाजपा से बैर नहीं है, लेकिन कैंडिडेट उस ढंग का नहीं है जिसके कारण विकास नहीं होने का मेन रीजन है। कैंडिडेट सशक्त आपको दिखाई नहीं देता? नहीं देता। नहीं देता है। तो नगर विकास मंत्री होने के बावजूद जो नगर का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, ये बात बता रहे थे हमारे बीच में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी की समस्या है शहर की तो बात है ही, केंद्र राज्य स्तर पर बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। महागठबंधन के लोगों ने कहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उस पर सवाल उठाया था सुशील मोदी जी ने कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा। फिर बाद में एनडीए के द्वारा 19 लाख रोजगार के अवसर की बात कही गई। इन दोनों बातों से आप कितना सहमत है, कितना असहमत है? क्या लगता है कि ये ज़मीनी स्तर पर उतर पाएगा? देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो महागठबंधन के द्वारा रोज़गार के 10 लाख अवसर या 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में जो बोला गया कि हम करेंगे, ऐसा हमको संभव दिखाई नहीं देता है। रीज़न है कि कोई भी डिपार्टमेंट में और कहीं भी कोई वैकेंसी होती है, उसका सर्वोपरि मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। सबसे पहले कार्मिक डिपार्टमेंट से उसको अनुमति स्वीकृति लेनी पड़ती है, फिर उसको वित्त मंत्रालय के पास फंड लेना पड़ता है। अभी बिहार का वैसा स्थिति नहीं है जो बिहार में फाइनेंशियल उसकी सैलरी देने का हो। यह एक लोक लुभावना भाषण है महागठबंधन के द्वारा, जिसमें लोग रोजगार मतलब देख रहे हैं कि रोजगार मिल जाएगा और उस पर वोट करने का सोच भी रहे हैं। लेकिन एनडीए को लगता है कि एनडीए का जो 19 लाख का बात है वो जमीनी स्तर तथ्यात्मक? एनडीए जो 19 लाख की बात कर रही है वो 19 लाख में आपको रोजगार की बात नहीं कर रही है, स्वरोजगार पैदा करने का, सृजन करने का। अभी इससे कुछ देर पहले चर्चा में भी सुने होंगे कि आज से विगत 20 साल पहले, 30 साल पहले हम लोग के यहाँ क्या था। केवल बिहार में एक या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाइए या तो फार्मर हो जाइए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आज मेरे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आज मेरे पास बैंकिंग है, आज मेरे पास फार्मा उद्योग है। एक आज बेला ऐसे शहर में जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं, यहाँ भी हमारे उद्यमी हैं जो एक छोटा सा उद्योग लगा के 10 लोग को रोजगार दिए हुए हैं। तो एनडीए के इस बात से हम सहमत हैं। क्या आपको लगता है जैसे इंडस्ट्री के बारे में, बिना इंडस्ट्री के तो रोजगार सृजन नहीं किया जाता, इस बात से आप भी सहमत होंगे? नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि यहाँ समुंदर नहीं है, हम इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते। नीतीश कुमार के इस मतलब कथन से हम मतलब समर्थन नहीं करते हैं। काहे कि इससे भी आप चले जाइए मिजोरम में, अगर इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल कहीं है तो कहाँ है? JNK में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? आप छोटा सा राज्य है आपका सिक्किम, बद्दी। तो नीतीश कुमार का मतलब जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है, उससे ज़्यादा इंडस्ट्री है। अगर इच्छा शक्ति होगी करने का तो हो जाएगा। आज नीतीश कुमार का 7 निश्चय है। आप जिस वार्ड में आए हैं चर्चा करने, इस वार्ड में हम 7 निश्चय का एक चीज़ का सुविधा नहीं अवेलेबल है। ना ही रोड है, ना ही नाला है, ना ही पानी है, कुछ नहीं है। केवल उनका भाषण है 7 निश्चय, 7 निश्चय, 7 निश्चय। आपको नीतीश पर अविश्वास है? जी, हमको नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत अविश्वास है। मतलब मुझे पार्टी से कुछ नहीं है। एक नीतीश कुमार के तानाशाही रूल, तानाशाही रवैया, जब जो मन करे कानून बना के पास कर देना, फिर जनता के बीच में और जनता के द्वारा किया गया काम उनको नहीं दिखता है। सो इसी तो ये बता रहे थे कि जो रोजगार की बात है, जो महागठबंधन की तरफ से दिया गया प्रस्ताव है 10 लाख का, उसमें इन्हें संशय है, वो तथ्यात्मक दिखाई नहीं देता। आइए चलते हैं हम लोग अगले जो वक्ता हैं उनसे बात करते हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर। देखिए 10 लाख के रोजगार के बारे में भाई साहब बता रहे थे कि वो तथ्यात्मक नहीं है। 4 साढ़े 4 लाख वैकेंसीज खाली है, लेकिन अलग से पद का सृजन भी तो किया जा सकता है। देखिए, भारतीय राजनीति में नारों का राजनीति चला है और लोक लुभावना नारा का पर ही लोग चुनाव जीतते आए। व्यवहारिक कसौटी पर कभी नहीं होता है। और ये जो महागठबंधन के जो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है तेजस्वी यादव, जो फर्स्ट कैबिनेट में फर्स्ट सिग्नेचर से 10 लाख रोजगार, पहले तो रोजगार कैसे देंगे, कहाँ देंगे, उसका रोजगार देंगे तो उसका वेतन कहाँ से देंगे, उसका भत्ता कहाँ से देंगे, ये तो बतावे। ये तो लोक लुभावना नारा हो गया कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे। ये कहीं से भी व्यवहारिक कसौटी पर सही नहीं हमको दिखाई पड़ रहा है। ये 19 लाख वाला व्यवहारिक कसौटी पर खरा दिखाई दे। अब उसको समझिए, उसको समझने की ज़रूरत है। जो 19 लाख की बातें हुई है वो एक्चुअली नौकरी देने की बात नहीं हुई है। रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार स्वरोजगार भी होता है
और सरकार द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं होती है उसमें भी रोजगार मिलता है। रोजगार के अवसर पैदा करना, और उसमें 19 लाख क्या 1 करोड़ भी हो सकता है, वो अव्यवहारिक नहीं है। वैसा अगर वातावरण तैयार किया जाए वैसा 15 सालों से सरकार रही है एनडीए की, और इसमें कहा जाता है कि 6 साल से केंद्र में भी है, बिहार में भी है, डबल इंजन की सरकार है। रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है, लोग कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। रोजगार के विषय पर कोई काम नहीं हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे इंडस्ट्री पहले से भी थे, वो बंद पड़े हुए हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम भी बिहार में दोबारा आएंगे, चकिया मोतीपुर का चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन वो शुरू नहीं होता। क्या वो रोजगार में नहीं आता है, वो उसको चालू नहीं किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से आपके बात से सहमत है कि अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, और बहुत सारे चीनी मिल जो कि किसी ज़माने में बिहार चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था, आज वो स्थितियाँ नहीं हैं। जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन सरकारी सारी कंपनियां बंद हो गई। निश्चित रूप से दुखद चीज़ है, लेकिन आप समझने लेकिन अगर आप 15 साल के इस कार्यकाल को, जो आपने अभी कहा, सबसे पहली बात कि डबल इंजन की सरकार, और बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, और न जाने कि कैलकुलेशन में कैसे भूल जाते हैं। आपको अगर ढंग का सरकार देखा जाए तो फर्स्ट 5 साल का एनडीए का सरकार था, बहुत ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हुआ था। उसी के नाम पर 2 बार जीते चले। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उसका परिणाम भी मिला, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 वोट मिला, और राजद को विरोधी दल का दर्जा तक नहीं मिल पाया था। लेकिन उस 5 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ 10 साल आऊँ बाऊँ गाँव में लगे रह गए, कोई भी काम नहीं किए हैं। आप देखिएगा जब वो 2010 का चुनाव जीते, अति उत्साह में कुछ दिन के बाद भाजपा से गठबंधन तोड़ दिए, फिर वो आरजेडी और कांग्रेस और किसका समर्थन लेके सरकार चलाए, फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करके 2015 का चुनाव जीते हैं, फिर 2 साल 18 महीना के बाद भाजपा के साथ चले। तो पूरे 10 साल वो जो है ना आँव बाँव गाँव करते रह गए। आप देखिएगा जब आपको कोई व्यवसाय कीजिएगा, कोई काम कीजिएगा, अगर कुछ गलती हो गई, उस गलती के पीछे अनेक गलती करते चले जाइएगा। तो आप पूरे नीतीश कुमार के 10 साल के कार्यकाल को अगर आप का अध्ययन कीजिएगा तो लगेगा कि कोई ठोस कदम उन्होंने बिहार के लिए उठाया ही नहीं। और पूरे गाँव गाँव कभी प्रधानमंत्री का सपना आने लगा उनको, कभी पूरे विरोधी नरेंद्र मोदी के विरोध में सारे देश का नेता बनने लगे। आज उसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव आ गए। तो पूरा 10 साल वो उनका जो है ना समय समझिए कि वो बर्बाद किए हैं, और एक तरह से कहा जाए कि एक मुख्यमंत्री विहीन राज्य रहा है 10 साल। मेरे मुख्यमंत्री विहीन राज्य रहा है, ये एक तमगा दे रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर राज्य स्तर की तो बातचीत आपसे हुई, मुजफ्फरपुर शहर की बात करें तो विजेंद्र चौधरी जी के बारे में कहा जाता है कि वो नगर निगम में उनका रहा है पकड़ है, सो बेहतर तरीके से उस पर काम अपना पकड़ बना के रखते हैं। इसके अलावा उनका कोठिया में शराब का अपना दुकान था, फैक्ट्री था, जहाँ से है सो युवा सब जगह जगह शराब की सप्लाई होती थी। तो क्या उनकी जिम्मेवारी इन 10 सालों में नहीं बनती थी? जैसे पहले विधायक रहे, बार बार टिकट लेके आ जाते हैं चुनाव में, उनकी जिम्मेवारी नहीं थी शहर की समस्याओं के लिए लड़ने की? एकदम उनकी जिम्मेवारी बनती है। कभी पक्ष और विपक्ष होता है, जब पक्ष होता है तो उसको अब एक मजबूत विपक्ष होना भी ज़रूरत है। अगर हमारे गलतियों को बताने वाले लोग नहीं होगा तो मैं उस पर काम नहीं कर पाऊँगा। तो विजेंद्र चौधरी समय से समय आते रहे हैं, जनता के बीच में आते रहे हैं और जनता को बताते रहे हैं, उनके कमी को उजागर करते रहे। हम लोग जो अभी वर्तमान विधायक को जिनको चुने हुए हैं, उनकी अपनी इच्छा शक्ति नहीं है और काम करने का। अगर कहा जाता है कि विजेंद्र चौधरी नगर निगम पर हावी है, वाई क्यों हावी है? आप नगर विकास मंत्री हैं, आप नगर विधायक हैं, आप क्यों नहीं हावी हो सकते हैं? विजेंद्र चौधरी क्यों हावी है? क्योंकि पार्षद जितना पार्षद है उसका चेता है, पार्षद उसको मानता है और नगर निगम को चलाने का ढंग मालूम है उसको। अच्छा, हमारे जो अभी निवर्तमान विधायक हैं, इनको अपना फैक्ट्री बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, इनको अपना एक एजेंसी खोलने से फुर्सत नहीं है। ये तो एक तरह का व्यापारी हैं। व्यापार, अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए राजनीति पेशा में आए हैं, ना कि जनता के सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। केवल अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, राजनीति संरक्षण लेने के लिए नेता में राजनीति में हमारे हैं। और इनका तो अब 74 वर्ष उम्र हो गया, ये नया यंग बागडोर देना चाहिए। एक तरफ रिटायर कर देना चाहिए एकदम। एक तरफ तो विजेंद्र चौधरी है, वो भी एक एजेड है। नया युवा पीढ़ी को मौका देते, नया युवा पीढ़ी आता। और ये अपना 74 बरिस। दूसरी बात कि जब हम पहले बार इनको विधायक बनाए थे 2010 में, पहला चुनाव 2010 में जीते थे,
उसके बाद फिर 2015 में जीते। पहला रघुनाथ पांडे के बाद कोई अगर हमारा नगर विधायक मंत्री बना तो सुरेश शर्मा बना। इनसे लोग का अपेक्षाएं बहुत अधिक थी, इसमें कहीं से खड़ा नहीं उतरे, कहीं से खड़ा नहीं उतरे। तो इस बार क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर के चुनाव में है सो बदलाव होगा? देखिए बदलाव क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीति पर समझ रखते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह का माहौल मिलता है, क्या लोग बोलते हैं? देखिए हम लोग को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एनडीए मतलब मोदी से बैर नहीं है और नीतीश आपका खैर नहीं है। अगर सही कैंडिडेट यहाँ रहता तो भारी मतों से जीतते, लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए आप नीतीश तेरी खैर नहीं है कह रहे हैं, भाजपा गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तो वही है और जो भी डेवलपमेंट के डिसीजंस होते हैं वो मुख्यमंत्री ही लेते हैं। भले ही मंत्री रहते हैं, उनका कार्यकाल काम बांटा हुआ रहता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो कैबिनेट की मुहर लगती है वो मुख्यमंत्री के स्तर से ही लगती है। तो मुख्यमंत्री अगर सही नहीं रहेगा तो फिर विकास कैसे होगा? सत्ता परिवर्तन का सोचेंगे हम लोग, अभी चर्चा कर रहे हैं, इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं ना कि हम उससे बेटर देन कौन है। जो बेटर देन लगेगा, अच्छा लगेगा, हम लोग उनका चुनाव करके उनको विधानसभा तक भेजेंगे। बेटर जो लगेगा उस पर है सो काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में है सो एक बड़ा मामला हुआ था जी नगर निगम पर है सो कुछ बोलना नहीं न, एक्चुअली हमारे दो मित्र अभी नगर निगम पर और सुरेश शर्मा पर एक्चुअली एक तरह से कहिए तो सीधा प्रहार कर रहे थे। पहले इनकी जानकारी दुरुस्त हो जानी चाहिए कि पहले 5 साल वो सिर्फ विधायक थे और 3 साल ही नगर विकास मंत्री रहे हैं और वास्तव में नगर विकास मंत्री होने के नाते वो बहुत अच्छा काम किए हैं और 3 साल में कोई रिजल्ट, बड़ा काम का रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। आप अगले 1-2 सालों में अगले का काम देख लीजिएगा। और रही बात नगर निगम पर पकड़ की, तो सुरेश शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जोर तोड़ लंद फंद देवानंद वाले लोग नहीं है। वो सभ्य आदमी हैं और काम से मतलब रखते हैं। और ठीक विपरीत जो उनके कैंडिडेट खड़ा है वो उनकी पूरे आचरण और चरित्र को आप देख लीजिए। 15 साल विधायक रहे यहाँ के, वो पूरे जिला परिषद का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, लंद फंद देवानंद, सेटिंग गेटिंग, मेयर बनाओ उप मेयर बनाओ, तोड़ो जोड़ो, यही सब लंद फंद देवानंद करते रहते हैं, समझे। तो दोनों के व्यक्तित्व में अगर देखिएगा तो बहुत का अंतर है। और रही बात नगर निगम, बराबर उन पर ये आक्षेप लगता है नगर विकास मंत्री तो नगर विकास मंत्री मात्र वो 3 साल ही रहे। आपको इस 5 साल का टेन्योर पता होगा। 18 महीने महागठबंधन की सरकार थी और 18 महीने के बाद जेडीयू और बीजेपी की सरकार हुआ, तो मंत्री कितने दिन रहे वो? और उससे 5 साल पहले वो सिर्फ विधायक थे। तो एक विधायक की हैसियत क्या होती है? आप एक विधायक की हैसियत क्या हो? और एक ऐसे फंड से जितने सड़क और सुन लीजिए पहले, और आप जान लीजिए कि एक ऐसा डिक्टेटर मुख्यमंत्री एक ऐसा डिक्टेटर मुख्यमंत्री है जो न किसी का सुझाव सुनता है, न किसी का सलाह मानता है। वो 2-4 IAS का टीम लेकर के पूरी व्यवस्था चलाता है। आप अगर किसी का विधायक को, आप किसी विधायक का, किसी मंत्री का, उनके सरकार के मंत्री का, आप उनको इस शर्त पर उनका इंटरव्यू लीजिए कि कैमरा में आप वीडियो उनका वायरल नहीं करेंगे। और तब नीतीश कुमार के बारे में उनसे पूछिए, आपको नीतीश कुमार की सच्चाई पता चल जाएगी। नीतीश कुमार किसी का नहीं सुनते हैं, जो मन किया, जिद्दी आदमी है, अहंकारी आदमी है। आज नीतीश कुमार के कारण भाजपा को भोगना पड़ रहा है। भाजपा को नहीं, आप जान लीजिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता, क्योंकि वर्तमान सत्ता के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है ना, है। तो क्या कहते हैं, सत्ता के विरुद्ध नहीं है, नीतीश कुमार व्यक्ति के विरुद्ध है। आज ये पहली बार हो रहा है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध है। आज भाजपा अगर चेहरा बदल दिए रहता तो क्लीन स्वीप करता। शराबबंदी को कंट्रोल करने में है सो फेल रहे हैं सरकार। जो मिशन से नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया वो उसमें 1% भी सक्सेस नहीं है। आज ऐसा हाल है कि जो बिहार सरकार को 6,000 करोड़ रुपए की राजस्व आती थी 2016 बंद से पहले, 2015 में उसके 7,000 करोड़ का राजस्व आता था। आज 7 रुपये का राजस्व नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारे नर्स का, हमारे टीचर का 6-6 महीना सैलरी उधार। शराबबंदी को आप माने अच्छा मानते हैं कि? शराबबंदी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सरकार के द्वारा सही से पालन हो, सही से एक जगह पूरे बिहार में कहीं ना मिले, पालन नहीं हो रहा। नहीं, एकदम आप जहां अभी खड़ा है यहाँ मंगा देंगे, आप ले लीजिएगा, कैमरा बंद करिए और अभी 5 मिनट में फोन करेंगे, 5 मिनट में आ जाएगा और आप भी ले लीजिएगा, हम भी ले लेंगे। तो ये बात है कि सरकार के द्वारा शराबबंदी सरकार के, नीतीश कुमार के और सरकार के जेब में पैसा, अफसर के जेब में पैसा, एक थाना
बिकता है, 10 लाख में थाना बिकता है कि दरोगा बन के ही आएंगे, बोली लगता है। बोली लगता है इनके कार्यकाल में, इनके में इससे अच्छा होता कि राजस्व आता। आज के परिवेश में शराबबंदी एक फालतू चीज़ है, फालतू चीज़ है। आप सबसे पहले जानिए कि नशा का निर्माण क्यों हुआ। नशा का निर्माण इसलिए हुआ कि मेंटली और फिजिकली टायर्ड लोग हल्का रात में लेकर के खाना खा के सो जाते हैं, तो सुबह में वो तरोताजगी उनमें रहता है और उसी स्फूर्ति से काम करते हैं। और फालतू का चीज़ है, पूरे विश्व अगर ये खराब चीज़ें बना जैसे पंचायत स्तर पर खुल गया था तो उससे ये हो रहा था कि लोग पी के कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने ये आदत किसने लगाया? एक मिनट, ये आदत किसने लगाया? जिस समय बिहार क्या कहते हैं आरजेडी से जब एनडीए का सरकार बना तो राजस्व की उगाही के लिए गांव-गांव शराब का दुकान खोल दिए। टीनेजर हाई स्कूल का लड़का, मिडिल स्कूल का लड़का दारू पीने लगा। गांव-गांव उपलब्धता सरल कर दिए। उपलब्धता जब सरल कर दिए तो क्या कहते हैं अराजकता बढ़ने लगे, पीने लगा, अब रोड पर नौटंकी करने लगा। निश्चित रूप से शराबबंदी, हम लोग भी शराबबंदी चाहते हैं, या शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी उसकी एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक कि भाई क्लब में मिले, अच्छे होटलों में मिले। और आप शराबबंदी किस मुद्दे पर किए कि गरीब बर्बाद हो रहा है, तो तारी चलिए अभी दिखाते हैं तारी का दुकान, तारी का लवनी। अब चलिए बेला थाना है आगे, तारी का दुकान में पाउच उच भी बिकता है। नहीं, आप जाके देखिए ना बेला थाना परिसर में, आप अभी जाके कैमरा घुमा के देख लीजिएगा, वहाँ पूरे थाना परिसर में खजूर में तारी का लवनी लटका हुआ है। वो तारी कोई ना कोई तो पीता है। नहीं, नीतीश कुमार तो कहते हैं नीरा बनता है उसका। अच्छा, नीरा बनता है। आप चलिए, आपको पासीखाना घुमावे, अभी पासीखाना घुमावे, अभी बैठ के पलथी मार करके तारी पीते दिखाते हैं। तो ये मुजफ्फरपुर में चल रहा है। हाँ, तो मुजफ्फरपुर में कहाँ नहीं चल रहा है? पूरे बिहार में दारू कहाँ नहीं मिल रहा है? दारू कहाँ नहीं मिल रहा है? तो प्रत्यक्ष रूप से आप सरकार को घाटा दे दिए, अप्रत्यक्ष रूप से तस्करी को बढ़ावा दे दिए। और नीतीश कुमार न जाने तस्करी मिजाज के आदमी है, भगवान जाने। कभी बालू बंद करके बालू का तस्करी शुरू करा देते हैं, कभी गिट्टी पर रोक लगा के गिट्टी का तस्करी शुरू करा देते हैं, कभी दारू बंद करके दारू का तस्करी शुरू। ये तस्कर सम्राट है कि भगवान जाने क्या है इनके सोच में तस्करी है। बताया जा रहा है कि जैसे बालू को बंद करके एक स्कार्सिटी मार्केट में तैयार किया गया और उस स्कार्सिटी के बाद बालू की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी और उससे ऐसे कई लोग मालामाल होने लगे, लेकिन उसका पैसा ना तो उसको फायदा जनता को मिल रहा था ना बिजनेसमैन को। तो क्या इससे रियल एस्टेट को भी घाटा पहुंचा है क्या? पूरा घाटा पहुंचा जी बालू जहाँ से आ रहा था जी। वहाँ का अचानक बंद कर दिए कुछ दिनों के लिए, कि अब जो सरकार द्वारा इसको जैसे प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर से चालू कर दिया गया। और वही वो बालू 4,000 के टेलर मिल रहा था, वही बालू मिल रहा है 65,000 के बीच का गैप, 6500 के बीच का मार्जिन जो आया वो कहाँ जा रहा है? फिर वहाँ जा रहा है। मात्र 15 से 20 दिनों के लिए बंद करना है और उसी में जो है 2,500 की बढ़ोतरी कर देना है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? बीच के आदमी खा रहा है। तो क्या लगता है कि ऐसे सरकार को बदलना चाहिए इस पर? निश्चित रूप से बदलना चाहिए, निश्चित रूप से बदलना। तो ये चीज़ें बता रहे हैं कि बालू के बारे में यह पूरी तरह से निष्पक्ष बहस है। हर तरफ लोग जो सही देखते हैं उसको सही बोल रहे हैं, जो गलत देखते हैं गलत बोल रहे हैं। किसी पार्टी के लोग नहीं बैठे हुए हैं, समाज के लिए सोचने और समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो उसी में ये चीज़ें चर्चा चल के आ रही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में कहा गया था कि जो नकली नोटों का बिजनेस है वो समाप्त हो जाएगा और जो पैसा जमाखोरी है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या नोटबंदी से देश को फ़ायदा हुआ? एकदम। इसके आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि नोटबंदी से फ़ायदा है। सरकार के पास जो डेटा नहीं था, इससे पहले नोटबंदी से पहले सरकार के पास जो डेटा नहीं था कि किसके पास कितना रखा हुआ है, कितने किसके पास क्या है, तो इनके द्वारा इससे सरकार के पास एक डेटा पहुंचा। अब सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पैसे को हम कैसे जनता के बीच में ले आए। इसके बारे में निश्चित रूप से घाटा हुआ। नोटबंदी एक फालतू बंदा है। और कहा जाए, अगर एनडीए की सरकार को हम अगर कहिएगा तो ये बंदी का सरकार है, खोलने से इसको वास्ता नहीं है। ये कभी नोटबंदी, कभी शराबबंदी, कभी घरबंदी, यही सब ना। आप हर बंदी का नकारात्मक पहलू है। आप नोटबंदी को देखिए, आप 2 महीने का समय दिया गया, 2 महीने में 60 दिन में 60 प्रकार का नियम बनाया गया। आप इसके मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं थी आपके पास। आप बेवजह अति उत्साह में बंद कर दिए, अति उत्साह में बंद कर दिए। नोटबंदी क्या, कहाँ कालाधन कहाँ छुप गया, कहाँ निकल के आया कालाधन? कालाधन आया कि 99% आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए, आपके पास कोई डाटा ऐसा है कि भाई नोटबंदी के कारण कालाधन निकल के आया? सरकार ने एक डाटा जारी किया था, उस डाटा के तहत 99% जो है पैसा वापस बैंक में जमा हो गया। तो फिर कालाधन कहाँ गया? कालाधन कहाँ गया? वो तो कालाधन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी किए थे ना। तो कालाधन कहाँ चला गया? सब उजला हो गया।
एक चीज़ और बताया गया था कि 1000 का नोट एक साथ रखने पर पता नहीं चलता था, कम जगह में ही आ जाता था, इसलिए 1000 के नोट को बंद करना पड़ा। अच्छा, 2000 का नोट तो ज़्यादा जगह पर आता है। 1000 का बंद करके 2000 का लाए तो वो ज़्यादा जगह पर आता है। आप नोट का साइज छोटा हो गया, अब ज़्यादा 2000 का नोट पहले 1 लाख लेके जाते 1000 का नोट, अब जो 2 लाख लेके जाइएगा अब उससे कम जगह में जाएगा। नोटबंदी है, नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था जिन उद्देश्यों को लेकर, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे व्यापार को और जो यहाँ के आम जनता था उसको नोट बदलवाने के लिए जो परेशानी उठानी पड़ी, कहीं ना कहीं देश के लिए शर्मिंदगी का विषय रहा था। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि उनके विचार बाकी विषयों को लेकर क्या है। अभी के समय में लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसा मानते हैं? जैसे अभी गोपालगंज में देखा था आपने, तिहरा मर्डर कांड हुआ, मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम का कांड हुआ, या फिर और भी जो है सो रोज़ अखबारों में उठाइए, रोज़ बलात्कार, ये इन सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर कोई विधि व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। सारे व्यवसायी से लेके जितने भी छोटे मोटे व्यवसाय जगत के लोग हैं या बड़े व्यवसाय के लोग हैं, सभी लोग अभी अपराध के डर के मारे जल्दी ही अपने मतलब पाकिस्तान को बंद कर ले रहे हैं। जगह जगह हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आज इधर फिरौती मांगा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल अभी डॉक्टर से रंगदारी की जुगन छपरा में मांग की गई है। कौन डॉक्टर थे? ये डॉक्टर का नाम को अभी नहीं अति हुआ है, लेकिन वो पेपर में हम अखबार में आपने पढ़ा था कि डॉक्टर से भी अभी रंगदारी की मांग की गई है। भले ही वो पॉलिटिकल उसका रूप दिया जा रहा हो, लेकिन इस तरह की विधि व्यवस्था है जो यहाँ पर लोगों में डर का माहौल बन रहा है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने इस शराबबंदी के चक्कर में ये जो सही विधि होनी चाहिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें उनका कोई भी ध्यान नहीं हो पा रहा है। इस बार के चुनाव में जाति के नाम पर चुनाव हो रहा है। जैसे सन ऑफ मल्ला अगर महागठबंधन में से निकल के भाजपा में आए तो सारे सहनी को ट्रांसफर करा दे, जीतन मांझी सारे मांझी को है सो एक बार कहेंगे और हाँक के ट्रांसफर। क्या ऐसा होगा कि जनता अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करेगी? देखिए, जनता तो हर साल चाहती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करें, लेकिन लास्ट जाते जाते जो सभी लोग अपने जाति के समीकरण पर आ जाते हैं। जी, ये बिहार की हकीकत है, एकदम हकीकत है जी। 100%। मल्ला को वोट देगा, वैसे को वोट देगा, और क्या बोले। तो मुद्दे की जो जी 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 कि सारा लोग तो ये है कि चलो कि मल्लाह को वोट देगा, नहीं और निषाद वोट देगा, चाहे मांझी के जो भी है, चाहे जो लोग भी है, लेकिन इसमें स्वर्ण जो है ना वो डगरा का बैगन बना हुआ है और फेसबुक पर हम लोग डोल रहे हैं नहीं, और सब लोग माने कि ये कर रहे हैं, एक दूसरे इधर उधर अपना ये कर रहे हैं। तो स्वर्ण वोटर ही जो है कुछ डिसाइसिव है या नहीं है मालूम नहीं, हम ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं तो कुछ हद तक स्वर्ण वोटर ही जो है वो अपने मुखर है, अपने कास्ट को छोड़कर अपने बुद्धिजीवी होने का परिचय देते हुए कभी किसी को चुन लेता है, यानी कि किसी को, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आज के डेट में हम लोग विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार को, तो हम लोग स्वर्ण वोटर लोग जो है नहीं वो विजेंद्र चौधरी को वोट देंगे, नहीं अगर नीतीश को हराना है। यहाँ मुजफ्फरपुर में स्वर्ण लोग है सो सुरेश शर्मा के खिलाफ है, मैंने ये कहना चाहते हैं। स्वर्ण लोग खिलाफ है या साथ में है ये नहीं बोल रहे हैं हम। चलिए लास्ट में हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि मुजफ्फरपुर से अब कौन, अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि की बात होगी जो सदन में जाके किसी को समर्थन करने का काम करे, तो यहाँ से यहाँ के विकास के लिए या फिर इस राज्य में सरकार को बनाने के लिए कौन प्रत्याशी बेहतर है बाकी लोगों की तुलना में, एक एक करके हम लोगों की राय जानना चाहेंगे। आपके हिसाब से मुजफ्फरपुर में जो 2-3 प्रत्याशी हैं, विजेंद्र चौधरी, सुरेश शर्मा, एक पुष्पम प्रिया की डॉक्टर पल्लवी सिन्हा है, तो इन तीनों में कौन आपको बेहतर लगते हैं, किसको आप चुनेंगे अगर चुनना होगा? ऐसा है कि मुजफ्फरपुर में नहीं, एक खटाई है जी, एक जो है तीखा है और एक नमकीन है, मीठा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए वोटर के रूप में इस बार काफ़ी मायूसी है मुजफ्फरपुर के लोगों में। नहीं, मेरा अपना मन है कि शायद वोट में नोटा का यूज किया जाए। नोटा का अगर चुनने की बात होगी तो तीनों प्रत्याशी में से कौन आपके लिए बेहतर है? ये प्रत्याशी 3 प्रत्याशी है, सुरेश शर्मा, विजेंद्र चौधरी, पल्लवी सिन्हा जी। सुरेश शर्मा जी 10 साल हो गए, विजेंद्र चौधरी जी 15 साल रहे, हाँ अभी नया में है डॉक्टर पल्लवी जी। तो प्रत्याशी के रूप में कार्य करने वाले के रूप में अगर देखा जाए, हाँ तो विजेंद्र चौधरी उभर के आएंगे और उन्हीं को मैं वोट करूँगा। मतलब तीनों के बीच में है सो आपको वो बेहतर लगता है, आपको कौन अगर
देखिए, हमारे बीच में जो भी कैंडिडेट हैं, चुनाव तो उसी में से किसी एक को चुनना है यहाँ के जनताओं को। लेकिन जो हमारे बीच में अगर हमारे राय से अगर आप चलिएगा तो सबसे अच्छा अगर कोई कैंडिडेट है तो पहला मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में पहला कोई महिला है जो कि जनता के सेवा के लिए एक सक्षम, न उसको पैसे की कमी है न उसको इज्जत की कमी है, उसके बाद भी जनता के सेवा के लिए इस बार के चुनाव में खड़ी है डॉक्टर पल्लवी सिन्हा। लेकिन वह जीत नहीं रही है, तो हमें नीतीश जी को हराना है। इसके लिए हम विजेंद्र चौधरी को वोट करेंगे। तो एक और हमारे बीच में है, इनसे जानते हैं कि आपकी क्या राय है अगर 3 कैंडिडेट में से चुनने की बात होगी। हम चाहते हैं कि इस बार का जो सरकार बने वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बने। हम नेतृत्व को परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश कुमार 15 साल में जो कार्य किए हैं वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है, इसलिए नेतृत्व चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए और बदलने का समय आ गया है। जनता इस पर ध्यान दे और अपना इच्छा शक्ति से नेतृत्व को चेंज करे और एक सुदृढ़ सरकार का निर्माण करे। मुजफ्फरपुर में अगर प्रत्याशी चुनने की बात हुई, किसको चुनेंगे? हाँ, हम तो विजेंद्र चौधरी को चुनेंगे। अब आप बताइए कि जो अभी 3 प्रत्याशी है जिनके बीच में चुनाव करना है यहाँ की जनता को, तो कौन प्रत्याशी आपको ठीक लगते हैं, जिसको चुना जाना चाहिए, वो सदन में जाके आपकी बात को उठा पाए? देखिए, प्रत्याशी तो मिला जुला कोई ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश सरकार से सभी लोग क्षुब्ध हैं, सपोर्ट करने की इच्छा नहीं है। लेकिन हम शुरू से भाजपा के समर्थक रहे हैं, मजबूरी में भाजपा को वोट ही देंगे और हम तो सुरेश शर्मा जी को वोट देंगे। तो ये आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमारा भाजपा से कोई दुराव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के कारण हम भाजपा को वोट देने से बचना चाहें, तो क्या नीतीश कुमार से भाजपा को नुकसान हो रहा है? जरूर, पूरा नुकसान हो रहा है। अगर भाजपा जो है अलग स्वतंत्र चुनाव लड़ती तो बहुत अच्छा बहुमत से आती। आपको अगर चुनना हो तीनों प्रत्याशियों के बीच में से, तो किसको चुनना आप पसंद करेंगे? बड़ा किंग कर्तव्य स्थिति में जी कि किसको चुने। एक बड़ा योग्य उम्मीदवार है डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, हमसे परिचित भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी पार्टी की प्रेसिडेंट जो पुष्पम प्रिया चौधरी बड़ा विजनरी है, तो युवाओं को तो देना चाहिए उनका साथ। लेकिन कार्यकर्ता भी सीन नहीं बन पा रहा है, और अब आप बच जाते हैं लड़ाई में 2 व्यक्ति, विजेंद्र चौधरी और सुरेश शर्मा। तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत आचरण का जहाँ तक देखिएगा और सरलता का, तो सुरेश शर्मा बेटर देन विजेंद्र चौधरी। सुरेश शर्मा के साथ जाना चाहिए। तो ये थे यहाँ के लोगों की राय, जो उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में रखी, सरकार के पक्ष में रखी, और फिर उन्होंने एक अपना निष्पक्ष विजन दिया और बताया कि क्या योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लागू की जानी चाहिए, जिससे इस शहर की तस्वीर में बदलाव हो, इस राज्य की दिशा जो नीचे से टॉप करता है ये ऊपर की तरफ जा सके। और इन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनने के कारण भी बताए, और उसके बाद इन्होंने बताया अपना कि कैसा मतलब वोट किस तरफ जाएगा, तो उसके बारे में भी इन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब जनता को तय करना है कि 7 तारीख को किसके तरफ मत जाएगा, कौन चुनाव जीतेगा, इसका रिजल्ट तो 10 तारीख को ही आएगा। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे डी पीपुल वॉइस के साथ। धन्यवाद।